नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी का पॉलिटिकल साइंस अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्या है दक्षिण एशिया इसके बारे में स्टडी करेंगे। यानी हम दक्षिण एशिया के जो देश हैं वहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं, क्या व्यवस्थाएं वहाँ पर हैं, या दक्षिण एशिया के देशों के बीच में आपस के क्या संबंध है, इनके बारे में हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करते हैं दक्षिण एशिया की तो यहाँ पर ये बात समझ में आ जाती है कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान के मैच की तरह एशिया के देश भी हैं। यानी जो ये दक्षिण एशिया के देश हैं वो इंडिया और पाकिस्तान के मैच की तरह है। इट मीन्स कि जैसे इंडिया के जब खिलाड़ी पाकिस्तान में जाते हैं तो उनका बहुत ही ज्यादा स्वागत अच्छे से किया जाता है। जब पाकिस्तान के खिलाड़ी इंडिया के अंदर आते हैं तो उनका बहुत ही अच्छे से वेलकम किया जाता है, उनका बहुत ही अच्छे से सत्कार किया जाता है, उनकी बहुत अच्छी रिस्पेक्ट की जाती है और साथ ही साथ इससे रिलेशंस भी अच्छे मेंटेन होते रहते। भले ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कितने भी डिस्प्यूट होते रहे, लेकिन जो एक मैच है वो इनके बीच की जो दूरियां हैं वो कम करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ अगर हम देखें, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां सद्भाव और शत्रुता, यानी जहां पे हम उनके बीच में हम रिस्पेक्ट भी करते हैं और साथ ही साथ हमारी उनके साथ दुश्मनी भी है, दक्षिण एशिया के संदर्भ में कहा जाता है, ना कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इनके बीच में जो दक्षिण एशिया के अंदर जितने भी देश आते हैं उनके बीच में सद्भाव है, यानी हम उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। ये देश आपस में, उनके बीच में शत्रुता भी है, आशा और निराशा, यानी उनसे उम्मीद भी है, उनसे थोड़ी दुखी भी है, तथा पारस्परिक शंका और विश्वास है। मतलब उनपे थोड़ा डर भी है कि ये देश हमारे साथ कैसा व्यवहार करे, कैसा ना करे, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं विश्वास भी है उनके साथ, ट्रस्ट भी एक बना हुआ है। तो यही है दक्षिण एशिया के जो देश हैं, इनके बीच में यही है। उनके बीच में प्यार भी है, नफरत भी है, सहयोग भी है और कहीं कहीं असहयोग भी है। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि दक्षिण एशिया के अंदर कौन कौन से कंट्रीज आती हैं। तो अगर फिर से मैं बता दूं आपको, तो दक्षिण एशिया के अंदर बेसिकली जब कभी दक्षिण एशिया की बात की जाती है तो वहां पर हम बांग्लादेश, भूटान, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और मालदीव के बारे में पढ़ते हैं। अगर बात की जाए तो कभी कभी क्या होता है, जो दक्षिण एशिया की जब कभी बात होती है तो कभी कभी इस चर्चा के अंदर अफगानिस्तान को भी जोड़ लिया जाता है। उत्तर का विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, अगर हम अपने उत्तर की साइड जाए यानी नॉर्थ की साइड हम जाएं तो वहां पे हमें माउंटेन देखने को मिलता है। अगर हम अपने दक्षिण की तरफ जाए यानी साउथ की तरफ जाएं तो हमें वहां पर हिंद महासागर देखने को मिलता है। पश्चिम में हमें अगर वेस्ट की तरफ जाए तो हमें अरब सागर देखने को मिलता है। अगर हम ईस्ट की तरफ, पूरब की तरफ जाए तो हमें वहां पे बंगाल की खाड़ी देखने को मिलती है। तो ये एक तरीके से इतनी अद्भुत चीजें हमें देखने को मिलती है। हर डायरेक्शन में कुछ ना कुछ हमें प्रकृति का एक नया चीज देखने को मिलता है। इसी वजह से यही कारण है कि जो ये इलाका है एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में नजर आता है। तो जब हम इस इलाके को, साउथ एशिया के जो इस इलाके को देखते हैं तो ये इलाका हमें कुछ अलग ही नजर आता है। ये भौगोलिक विशिष्टता, यानी यहाँ पे अलग अलग जैसे भौगोलिक विशिष्टता ही है। हमें कहीं माउंटेन देखने को मिलते हैं, कहीं पे सागर देखने को मिलते हैं, कहीं पे ओशन देखने को मिलते हैं और कहीं पे खाड़ी देखने को मिलती है। इस उपमहाद्वीप क्षेत्र के भाषाई, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अनूठेपन के लिए जिम्मेदार है। साथ ही साथ जो साउथ एशिया है इन सभी का कल्चर एक जैसा नहीं है। यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है वो भी एक जैसी नहीं है। इनके जो भाषा है वो भी अलग, जैसे बांग्लादेश की भाषा जो होगी वो अलग होगी, पाकिस्तान के अंदर अलग होगी, भूटान, मालदीव, इनकी जो कल्चर होगा वो भी अलग होगा, जो लैंग्वेज होगा वो भी अलग होगा। तो ये सारी चीजें ना इसको एक स्पेशल बनाती है साउथ एशिया के इन सारे कंट्रीज को। दक्षिण एशिया का पद हम 7 देशों के लिए करेंगे, यानी जो दक्षिण एशिया का पद है वो केवल हम जो 7 देश हमने पढ़े उनके लिए ही इस्तेमाल किया गया है इस बुक के अंदर। और ये इलाका विविधताओं से भरा पूरा इलाका, बिल्कुल सही बात है, डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल ही रही है। आप इंडिया के अंदर आ जाओ तो यहाँ पे आपको कल्चर, लैंग्वेज अलग देखने को मिलेगा। पाकिस्तान के अंदर जाओ तो वहां आपको अलग देखने का मिलेगा। अगर आप बांग्लादेश जाओ या फिर आप श्रीलंका जाओ तो यहाँ हम सभी को क्या अलग अलग कल्चर जानने और समझने का मौका मिलेगा। तो यही इलाका इसको अगेन स्पेशल बनाता है।
दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। देखो, राजनीतिक प्रणाली का मतलब होता है कि जो वहाँ पे काम करने का जो सिस्टम है, यार कह लीजिए जो गवर्नमेंट है, जिस तरीके से वहाँ पे सरकार काम की जाती है या जिस तरीके के वहाँ पे जो फैसले लिए जाते हैं वो एक जैसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान में जाओगे या फिर कहीं आप श्रीलंका चले गए या बांग्लादेश चले गए, भूटान चले गए, मालदीव चले गए, तो यहाँ पर आप सबको जो कल्चर है, जो कह सकते हैं जो वहाँ पे फैसले लेने के जो कल्चर है, जो डिसीजन लेने की जो ताकतें हैं वो अलग अलग डिवाइड की गई, मतलब विविधता है। अगर हम आगे बढ़ें तो आगे हमें ये समझ में आता है कि जो भारत और श्रीलंका में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कि जो भारत और जो श्रीलंका यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भारत का आप देख ही सकते हो, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और ये व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम है। ऐसी बात नहीं है कि ये देश लोकतांत्रिक अपने आप को क्लेम करता है कि बस हाँ लोकतांत्रिक है, नहीं। एक्चुअली के अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था अच्छे से काम कर भी रही है। पाकिस्तान और जो बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह के नेताओं का शासन है, यानी यहाँ पे लोकतांत्रिक भी रहा है। बेसिकली आप लोगों को लोकतांत्रिक पता ही होगा कि लोकतांत्रिक वो होता है जहाँ पे जो मेन लीडर होता है या फिर कह दीजिए जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो लोगों के द्वारा चुने गए हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पे सैनिक जो होते हैं वो लोगों के द्वारा चुने गए नहीं होते। तो पाकिस्तान और जो बांग्लादेश वहाँ पे लोकतांत्रिक का भी शासन रहा है और सैनिक दोनों तरह के नेताओं का शासन रहा है, यानी ऐसे लोगों का जिनको लोगों ने चुना है और ऐसे लोग जिनको लोगों ने नहीं चुना, उन लोगों ने पाकिस्तान और बांग्लादेश पे शासन किया है, अपना रूल चलाया है। नेपाल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था, जहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र का मतलब होता है कि जहाँ पे राजा भी हो और कॉन्स्टिट्यूशन भी हो। लेकिन कहीं ना कहीं 2006 में एक सफल जन विद्रोह हुआ और ये लोकतंत्र की बहाली हुई। दरअसल क्या हुआ कि संवैधानिक राजतंत्र जब था कि संविधान भी है और राजा भी है। संविधान आप लोगों को पता ही है क्या होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन का बुक कह सकते हैं, जहाँ पे ये लिखा गया होता है कि जो कंट्री हो कोई भी डिसीजन होती है वो कैसे लेगी या कोई काम कैसे करेगी। तो अक्सर ये डर बना रहता था कि जो राजा है वो अपनी शक्तियों से जो संविधान है उसको खत्म कर देगा, यानी जो संविधान में जो रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे गए उन सबको खत्म कर देगा और अपनी मनमर्जी चलाएगा राजा। तो इस वजह से 2006 के अंदर वहां पे जन विद्रोह हुआ। लोग इस बात से डर रहे थे क्योंकि राजा कभी भी अपना सत्ता ले सकता है पूरी तरीके से, तो इस वजह से जन विद्रोह हुआ और ये लोकतंत्र की बहाली हुई। आगे हम पढ़ेंगे बांग्लादेश और नेपाल के अनुभवों के आधार पे। जैसे बांग्लादेश और हमने नेपाल का जो अनुभव पढ़ा, इससे बात तो हमें समझ आती है कि हम कह सकते हैं कि पूरा जो दक्षिण एशिया में लोकतंत्र एक स्वीकृत मूल्य बन चला है। स्वीकृत मूल्य बन चला है का मतलब है कि कहीं ना कहीं कि जो देश है, देश के अंदर जो रह रहे लोग हैं उनको कहीं ना कहीं लोकतंत्र पे ज्यादा विश्वास हो रहा है। उनको जो राजतंत्र है वो उतना पसंद नहीं आ रहा है, या यूं कह लीजिए दक्षिण एशिया के जितने भी देश है उनको लोकतंत्र व्यवस्था से काफी उम्मीद है और उनको पसंद आती है। अगर हम आगे बढ़ें तो आगे हमें पता चलता है कि दक्षिण एशिया के दो सबसे छोटे देशों भूटान और मालदीव में ऐसे ही बदलाव की बयार बह रही है। यानी जो भूटान और जो मालदीव है यहाँ पर भी ये लोग लोकतंत्र को अपनाने की बात कर रहे हैं। यानी अभी यहाँ पे लोकतंत्र नहीं है लेकिन ये लोग लोकतंत्र को अपनाने की बात कह रहे हैं। भूटान में अब भी राजतंत्र है। राजतंत्र यानी जहाँ पे राजा है, लेकिन यहाँ के राजा ने भूटान में बहुदलीय लोकतंत्र स्थापित करने की योजना शुरुआत कर दी है। यानी यहाँ पे जो राजा है उन्होंने बहुदलीय लोकतंत्र को कह दिया, परमिशन दे दिया कि हम यहाँ पे स्थापित कर सकते। अब सवाल उठता है कि बहुदलीय लोकतंत्र क्या है। तो बहुदलीय लोकतंत्र अगर आप लोगों को नहीं पता तो ये देखिए, अलग अलग पार्टी चुनाव लड़ती है और उनके पास क्षमता होती है या तो अकेले गठबंधन में सरकार बना ले, इसी को हम कहते हैं बहुदलीय लोकतंत्र। यानी इसके अंदर क्या होता है कि अलग अलग पार्टी होती हैं, वो चुनाव लड़ सकती हैं। अगर इस पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली, अगर इसको ज्यादा जितनी सीटें चाहिए थी उसको इतनी नहीं मिली, तो वो ये दोनों आपस में मिलके भी सरकार को बना सकती है।
ये इन्होंने यहाँ पर भूटान के अंदर इनके राजा ने परमिशन दे दी कि आप बहुदलीय लोकतंत्र को स्थापित कर सकते हो, जो कि एक अच्छी पहल है। दूसरा द्वीपीय देश मालदीव। 1968 तक सल्तनत हुआ करता था। सल्तनत इट मीन्स कहने का मतलब वही राजतंत्र की तरह ही होता है। बेसिकली क्या होता है सल्तनत के अंदर कि एक कंट्री होती है और उसको सल्तनत कहा जाता है। वहां पे एक मोनार्क होता है जिसको हम सुल्तान कहते हैं। हम कहते हैं ना किंग, राजा, या फिर यहाँ पे इन पे सुल्तान कहा जाता है। बात एक ही है। 1968 में यह एक गणतंत्र बना और यहाँ शासन की अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई गई। 1968 में फाइनली ये रिपब्लिक बना, गणतंत्र बना और यहाँ शासन की अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई गई। अगर हम आगे देखें तो कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में डाउट जरूर होगा कि गणतंत्र क्या होता है और अध्यक्षात्मक प्रणाली क्या होती है। तो उसको क्लियर करने के लिए मैं बता दूं आप लोगों को कि गणतंत्र वो होता है जहां सरकार और नेता दोनों ही निर्वाचित होते हैं। यानी जो सरकार होती है वो भी लोगों के द्वारा चुनी गई होती है और जो लीडर्स रहते हैं, जो नेता रहते हैं, जो विधायक रहते हैं, वो भी लोगों के द्वारा चुने गए हुए होते हैं। उसी को हम कहते हैं गणतंत्र। अब एक और उसी पिछले पेज के अंदर टर्म आया था अध्यक्षात्मक प्रणाली। ये वो प्रणाली होती है जहां पे जो जनता होती है, जो लोग हैं, वो अपने प्रेसिडेंट को चुनते। किसको चुनते? प्राइम मिनिस्टर को नहीं, अपने प्रेसिडेंट को भी चुनते हैं और अपने पार्लियामेंट को भी चुनते हैं, यानी संसद को भी चुनते हैं अपने, और अपने राष्ट्रपति को भी चुनते हैं। यहाँ पे जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है वो होता है कौन? प्रेसिडेंट। यानी जैसे इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर पावर किसके पास है? गवर्नमेंट का हेड कौन है? गवर्नमेंट का हेड हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन जहाँ पे अध्यक्षात्मक प्रणाली होती है वहां पे जो गवर्नमेंट का हेड होता है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। अगर हमारे यहाँ पे अध्यक्षात्मक प्रणाली होती तो हमारे यहाँ के जो प्रेसिडेंट होते वो हमारे यहाँ के हेड होते, यानी वो डिसीजंस ज्यादा लेते। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हालांकि हमने 11th क्लास के अंदर भी पढ़ा था। 2005 के जून में मालदीव की संसद ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में एक मत से मतदान किया। आप समझी गए होंगे 2005 के अंदर क्या मालदीव की जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, उन्होंने अपनाया कि बहुदलीय प्रणाली होनी चाहिए और उसको अपनाने के लिए यहाँ पे एक मत से वोट करवाया और लोगों ने वोट दिया। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी का नाम है MDP शॉर्ट फॉर्म, का देश के राजनीतिक मामलों में दबदबा है। यानी जो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है ये देश के अंदर काफी अच्छी पार्टी और काफी पॉपुलर पार्टी आप इसे कह सकते हो, फिर कह सकते हैं काफी पावरफुल पार्टी है। 2005 के चुनाव के बाद मालदीव में लोकतंत्र मजबूत हुआ। 2005 के अंदर क्या हुआ कि चुनाव के बाद जो मालदीव है वहां पे लोकतंत्र जो है वो मजबूत हुआ, क्योंकि इस चुनाव में विपक्षी दलों को कानूनी मान्यता दे दी गई। ऐसा इस वजह से क्योंकि यहाँ पे जो विपक्षी दल है उनको भी कानूनी मान्यता दे दी गई कि नहीं भाई, अब आप भी आके अच्छे से इंटरफेयर कर सकते हो। आप भी हमारे जो हम कोई भी फैसला गलत लेते हैं तो आप भी उसके अपोज कर सकते हो। यानी यूं कह सकते हैं पहले विपक्षी दलों को उतनी स्वतंत्रता नहीं थी कि वो जो रूल पार्टी कर रही है उसके खिलाफ कुछ बोल सके। लेकिन जब इनको कानूनी मान्यता दे दी गई तो ये थोड़े इनके हाथ खुल गए और ये सरकार के खिलाफ या रूलिंग पार्टी के खिलाफ बोल सकती है, अपना विरोध व्यक्त कर सकती है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो आगे हमें ये बात चलती है कि आगे हम दक्षिण एशिया के 4 बड़े देशों में लोकतंत्र का अनुभव कैसा रहे पढ़ेंगे। आगे जो हम पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, जो आने वाली वीडियो होंगी, उसके अंदर हम ये समझेंगे कि जो 4 दक्षिण एशिया के जो बड़े देश हैं उनका अनुभव कैसा रहा है लोकतंत्र के लिहाज से। लोकतंत्र वहां उन्होंने अपनाया तो उनका अच्छा रहा, बुरा रहा, कैसा रहा, ये सब पढ़ेंगे। और इस पूरे जो हमने अभी तक पढ़ा इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि पहले से माना जाता रहा है कि लोकतंत्र से विश्व के धनी देशों में फल फूल सकता है। यानी लोगों की ऐसी मान्यताएं थी, जितने भी बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं या फिर जो जिनको पॉलिटिक्स की समझ है, उनका यह मानना रहता था कि भाई अगर आप लोकतंत्र अपना रहे हो तो लोकतंत्र केवल वहीं पर ही फैल सकता है, अच्छे से अप्लाई किया जा सकता है जो विश्व के धनी देश है। यानी जो बहुत ही ज्यादा धनी देश है, बहुत ही ज्यादा अमीर देश है, वही लोकतंत्र को अच्छे से अपना सकता है। लेकिन जब हम दक्षिण एशिया के देशों को देखें
जब हम दक्षिण एशिया के देशों को देखते हैं, कहीं जब हम भारत को देखते हैं, जब हम बांग्लादेश को देखते हैं या फिर जब हम श्रीलंका को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये धारणा भी गलत लगती है। तो हमें लगता है कि नहीं, ये तो गलत बात है, ये धारणा गलत लगती है और हमें विश्वास होने लगता है कि नहीं, दक्षिण एशिया के अंदर जो गरीब देश हैं, ये जो उतने विकसित देश नहीं है, उनके अंदर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था फल फूल सकते। इट मीन्स लोकतांत्रिक व्यवस्था धनी देशों में नहीं, विकसित और विकासशील देशों में भी फैल सकती है, ऐसा है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सब कुछ समझ में आएगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।